दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 7 फरवरी 2025 हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। गाइस अब 100% ऑथेंटिक और रियल एनालिसिस आपको कवर करवाने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमारे पास में आ चुके हैं जो कि हम पूरी डिटेल के साथ में आपको कवर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को। इससे पहले हम बाकी दिनों का भी एग्जाम आपको दे चुके हैं। यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा उन वीडियोस को। क्लियर है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्लियर है। टेलीग्राम पर भी हमने मैसेज डाल दिया है पीडीएफ वाला, तो आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगी। पहले वाली जो पीडीएफ थी हमने अपडेट कर दी, अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम सबसे पहले जीके जीएस करंट अफेयर को कवर करेंगे, उसके बाद में फिर हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। सो सभी पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस पहला क्वेश्चन है आज का आपका कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में। तो प्रीति सूदन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीति सूदन, ये आपकी जो एग्जाम स्टार्ट हुई थी 4 तारीख को, 4 तारीख को भी ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था, ये कवर करवा दिया था आपको, ये भी आपसे यूपीएससी वाला है ना। जिन लोगों ने देखा था वीडियो सही करके आए होंगे। तो प्रीति सूदन करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1983 बैच की आईएएस अधिकारी है ये, और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 31 जुलाई 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इन्होंने जो है डॉक्टर मनोज सोनी जो है इनका स्थान लिया है। क्लियर है। और इस महीने इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया था, और उनके बाद में प्रीति सूदन जो है इनको बनाया गया है यूपीएससी की चेयरमैन। तो श्रीमती आर.एम. बाथ्यू खरबोली 1992-96 के बाद प्रीति सूदन जो है यूपीएससी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। इनसे पहले एक और महिला रह चुकी है, आर.एम. बाथ्यू इनका नाम है, याद रखिएगा। ये 1992 से 96 तक रही थी, और ये दूसरी महिला है जो कि यूपीएससी की चेयरमैन बनी है, प्रीति सूदन। आइए अब हम प्रीति सूदन के बारे में थोड़ी सी डिटेल कवर करें। देखिए 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी है प्रीति सूदन। इन्होंने केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग और रक्षा मंत्रालय के जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। तो इनके बारे में ये थोड़ी सी डिटेल याद रखिएगा। अब हम यूपीएससी के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यूपीएससी की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग बताइए, इसकी जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में की गई थी, और बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारतीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित इसको किया गया। बाद में इसे स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। और आयोग का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली के ढोलपुर हाउस जो है यहाँ पर है। यूपीएससी उन कुछ संस्थानों में से एक है जो स्वायत्तता और स्वतंत्रता दोनों के साथ कार्य करते हैं। साथ ही देश की उच्च न्यायिक पालिका और हाल ही में चुनाव आयोग के साथ जो है चीजें हुई है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जहां से आपकी एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यानी कि देखने को मिल रहा है। आपकी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहे हैं, क्योंकि ये जो है लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किए तो जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ये डेमो भी हमने दे रखा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको ये मिल जाएगी, जिसमें करीबन 500 से 800 टेस्ट के समथिंग रहेंगे, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स वगैरह, ई बुक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1 रुपये में आपको 10 से भी ज़्यादा टेस्ट और पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा आपको कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कितनी कम प्राइस में आपको मिल रहा है ना। तो जाकर जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। साल 1919 में किस समिति की स्थापना हुई थी? इस तरह से क्वेश्चन था, साल 1919 में किस लीग की स्थापना हुई थी, या लीग था या फिर समिति था, दोनों में से एक आपका होगा। दोनों हमने डाल दिए जिस तरह से हमें क्वेश्चन मिला था। तो साल 1919 में लीग ऑफ नेशंस, रेड क्रॉस सोसाइटीज लीग और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इन तीनों की स्थापना हुई थी। और इस तरह से अगर समिति होगा तो अखिल भारतीय जो खिलाफत समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। तो साल 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति जो थी इसकी स्थापना हुई थी। और इस समिति का जो गठन है अली बंधुओं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी ने किया था। इसका मकसद था ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर करना। और खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है 1919 में हुई थी। इस आंदोलन ने मुसलमानों और हिंदुओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ लाया था, और ये असहयोग आंदोलन का अहम कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये है आपका, भरतनाट्यम की जो शुरुआत है किस राज्य में हुई?
या फिर भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? दोनों आपका हमें मिला है, तो यह एक ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस लगातार आपके 3-4 दिन हो चुके हैं। आज एग्जाम को आपका 4, 5, 6, 7 4 दिन हो चुके हैं। हर दिन आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, लगभग हर दिन 2-2, 3-3 शिफ्ट में आपका क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु करेक्ट आंसर आपका रहेगा। भरतनाट्यम की शुरुआत जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुई थी और ये भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को देवदासियों ने विकसित किया था, इसलिए इसे दासीअट्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? भरतनाट्यम से जुड़ी कुछ और खास बातें, जैसे कि भरतनाट्यम जो है भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य रूप माना जाता है। भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, समभंग, अभंग और त्रिभंग। तो भरतनाट्यम में कर्नाटक संगीत की ताल, लय का इस्तेमाल किया जाता है और भरतनाट्यम में मुख्य जो संगीत है ये वाद्य यंत्र, मृदंगम और झांझ है। भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नवार के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आप स्पेशली याद रखिएगा, नवार है ना, इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि 1951 से 1991 तक, यानी कि 1951 से 1991 तक कितने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी? तो ये जो योजना बनाई गई थी ये 7 कुल पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी 1951 से 91 के बीच में। क्लियर है? तो याद रखिएगा 1951 से 91 तक भारत में कुल 7 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। कौन कौन सी हम आपको ईयर वाइज बता देते हैं। देखिए, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है अभी आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, है ना। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी इस तरह से, तो 1951 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चली थी। उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चली थी। ये बैक टू बैक 3 जो पंचवर्षीय योजना थी ये लगातार चली थी। और फिर उसके बाद में जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसमें गैप आ गया था, यानी तीसरी और चौथी के बीच में गैप था कितने, 3 साल का, 67, 68, 69, है ना, 66, 67, 68, 69, तो 3 साल का गैप था यहाँ पर। उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 1969 से 74 तक चली थी ये, है ना। तो 66 से 69 तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, ये 3 साल का जो गैप था इसमें। उसके बाद में आती है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 78 तक चली थी। और ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इससे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसको अपने कार्यकाल से पहले ही समाप्त कर दिया गया। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, है ना, 1978 में समाप्त कर दी गई थी और 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान जो है लागू किया गया था। तो ये चीज़ें हुई थी। उसके बाद में फिर छठी जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी वो 1980 से ही हुई थी, है ना। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 तक चली थी और 7वीं पंचवर्षीय जो योजना है ये 85 से 90 तक चली थी। तो ये 7 पंचवर्षीय जो योजना है ये 90, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया कि 1951 से लेकर 1991 तक, है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो 51 से ये हुई थी फर्स्ट वाली और 91 तक, यानी कि ये 90 तक ये चली थी। और 90 के बाद में फिर जो है यहाँ पर 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये कब चली थी, 92 में स्टार्ट हुई थी, 92 से 97 के बीच में, यानी फिर 2 साल की जो वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि 7 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी 90 तक। 91 के पहले पहले कितनी थी, ये 7 पंचवर्षीय योजना थी। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा है ना। इसलिए 1951 से 91 तक 7 पूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, जबकि 1990-92 के बीच वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी और फिर 8वीं जो योजना थी ये 1992 में शुरू हुई थी। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी आप गलत नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है कौन सा है, तो सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। 2011 की राज्य जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य जो है ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। 6.71 लाख की जनसंख्या वाला सिक्किम जो है देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। क्लियर है? भारत की 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या है ये आपको यहाँ पर दी गई है। क्लियर है? तो आंकड़ों के अगर आधार पर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे पहली पोजीशन पर आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो दोनों आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला। सबसे हालिया जनसंख्या के आंकड़े भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। तो 1872 में ब्रिटिश भारत में ने अपनी पहली जनसंख्या जो जनगणना थी, जनसंख्या जनगणना की थी। 1872 में पहली जनगणना हुई थी और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से हर 10 साल में एक जनगणना होती रही है, जिसमें पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी। और ये पहली बार हुआ था, यानी कि लास्ट जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी और इसके बाद में कब होनी थी, 2021 में, है ना, जो कि नहीं हुई थी। कुछ भी वजह मान सकते हैं, कोविड वगैरह। बाकी ये जनगणना अभी तक डिले चल रही है।
तो ये लास्ट जनगणना अगर आपसे पूछी जाए कि भारत की अभी तक अंतिम जो जनगणना है कौन सी थी, तो ये थी 2011। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यपालिका का कार्य नहीं करता है? तो इनमें से ऑप्शंस आपको दे रखे थे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और एक और ऑप्शंस आपको उसी के अकॉर्डिंग दे रखा था। तो इनमें से मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो है ये कार्यपालिका का कार्य नहीं करते। कार्यपालिका का जो कार्य करते हैं ये कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये जो करते हैं ये कार्यपालिका का कार्य करते हैं, क्योंकि ये शासन और प्रशासन में होते हैं। बाकी मुख्य न्यायाधीश जो है ये कार्यपालिका में नहीं होते, न्यायपालिका में ये होते हैं। तो कार्यपालिका का कार्य ये क्यों करेंगे जब न्यायपालिका में रहेंगे? तो इसी से आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पर। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का मुख्य कार्य नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना होता है कार्यपालिका का। प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, सीएम और राज्यपाल यानी गवर्नर, ये कार्यपालिका के अंग हैं, क्योंकि वे शासन और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जबकि मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस जो होते हैं ये न्यायपालिका का हिस्सा होते हैं, है ना। ये कार्यपालिका का ना होकर न्यायपालिका का हिस्सा होते हैं चीफ जस्टिस, जिनका कार्य न्यायिक समीक्षा करना, कानून की व्याख्या करना होता है, ना कि उन्हें उसे लागू करना होता है। ये चीजें आपको देख लेनी। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो ये जो स्थान था ये 4th पोजीशन थी, मिली थी भारत को इसमें। और 2 क्वेश्चंस इसके मिले हैं हमें वैसे तो, एक ने बताया है कॉमनवेल्थ गेम्स, दूसरे ने बताया एशियन गेम्स। तो दोनों की चीजें हम बता रहे हैं आपको। 2022 में एशियन गेम्स की अगर अपन बात करें तो भारत की भी इसमें पोजीशन 4th नंबर ही थी, यानी कि कॉमनवेल्थ 2022 और एशियन गेम्स 2022 दोनों में भारत को 4था स्थान मिला था, है ना। तो याद रखिएगा। बात करें सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो कॉमनवेल्थ जो गेम्स है 2022 ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। भारत को 4था स्थान इसमें मिला था और कुल पदक इसमें 61 जीते भारत ने, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ में। मुख्य जो खेल था इसमें ये भारोत्तोलन, कुश्ती, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस शामिल थे। वहीं एशियन गेम्स 2022 की बात करें तो हांगझोउ चीन में आयोजित किया गया था। 2023 में इसका आयोजन हुआ था, क्योंकि कोविड की वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया था, पोस्टपोन किया गया था। भारत की जो रैंक है 4था स्थान भारत को इसमें मिला था और कुल 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 स्वर्ण पदक थे, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे। मुख्य खेल इसमें था एथलेटिक्स, शूटिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट और कुश्ती, ये बिल्कुल शामिल थे इसमें एशियन गेम्स 2022 में। तो हमने दोनों की रैंकिंग बता दी है, दोनों का डिटेल बता दिया है, जो भी होगा आपको पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, ये भी 5 ईयर प्लान से आया है FYP से, और लगातार आपकी हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से बन रहा है आपका। तो क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था? कृषि विकास पर आधारित थी, ये मुख्य उद्देश्य था इसका, कृषि विकास। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, अभी हमने बताया था आपको। इसकी जो लक्ष्य वृद्धि है 2.1% थी और वास्तविक जो वृद्धि दर इसने हासिल की थी ये की थी 3.6%, यानी कि जो इसका लक्ष्य था उससे कहीं ज़्यादा इसने जो है वृद्धि दर हासिल की थी। और ये जो पंचवर्षीय योजना है ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना से कल क्वेश्चन बना था कि किस मॉडल पर आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में शरणार्थियों की आमद, गंभीर भोजन की कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति ने देश का सामना किया था। पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य था भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। तो अगर ऑप्शंस में आपको ये जो उद्देश्य है ये भी दे रखा होगा कि भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, तो भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको कुल मिलाकर देखना था कि ऑप्शंस किसके अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि ऑप्शंस कई बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्लिक करना रहता है। जो हम आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं हो सकता है वो ऑप्शंस ना भी हो, ये जो डिटेल है इसमें से आपका कोई और ऑप्शंस पूछा गया हो, है ना। तो यहाँ से इसीलिए डिटेल हम कवर करवाते हैं ताकि आपके एग्जैक्ट जो ऑप्शंस है वो यहाँ से आपको पता चले। बाकी आगे आने वाले दिनों में जो क्वेश्चंस रिलेटेड बनते हैं वो भी यहाँ से आपके कवर हो पाए, इसलिए ये जो डिटेल्ड है ये आपकी क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो है भारत के प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके किया जा सकता है। योजना कृषि मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सी समिति का गठन हुआ था? तो मजलिस ए एहरार ए इस्लाम समिति का गठन किया गया था खिलाफत आंदोलन के बाद में। खिलाफत आंदोलन के बाद मजलिस ए एहरार ए इस्लाम समिति का गठन हुआ था और इस समिति का जो गठन है सैयद अता उल्लाह शाह बुखारी ने चौधरी अफजल हक के समर्थन में किया था। खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश भारत के जो मुस्लिम हैं इन्होंने शुरू किया था और इस आंदोलन का मकसद था ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर करना। देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023 जो इसके केंद्रीय बजट में कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकताएं दी गई थी?
तो प्रमुख जो क्षेत्र थे इनको प्राथमिकताएं दी गई थी इसमें 2023-24 के केंद्रीय बजट में, और इसको सप्तऋषि के नाम से कहा गया, यानी सप्तऋषि इसको कहा गया। 2023 का जो बजट था इसमें 7 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी जिन्हें सप्तऋषि कहा गया। ये 7 प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र है इनमें समावेशी विकास यानी कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों के कल्याण पर ध्यान देना। दूसरा है विकास और रोजगार के लिए उत्पादकता वृद्धि यानी कि उद्योगों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास करना। चौथी है हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा है युवा शक्ति, यूथ पावर, कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार के अवसर बढ़ाना। छठा है वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक और क्रेडिट सुविधाओं को मजबूत करना। और सातवां है नवाचार और अनुसंधान, इनोवेशन एंड R&D, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। ये जो 7 बेसिकली प्राथमिकताएं दी गई थी, 7 क्षेत्र थे जो बजट 2023 में इनमें प्राथमिकताएं दी गई थी, सप्तऋषि इसको कहा गया था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 243A आपका करेक्ट आंसर रहेगा 243 है। तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन को यह बताता है 243 है। ग्राम सभा का अर्थ क्या है? ग्राम स्तर पर पंचायत के सभी पात्र मतदाता, अनुच्छेद 243B सभी स्तरों पर, है ना, ये आपका रहेगा, है ना। ग्राम स्तर पर पंचायत के सभी पात्र मतदाता ग्राम सभा करता है। और अनुच्छेद 243B जो है ये सभी स्तरों पर पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243C पंचायतों के चुनाव को बताता है। और ये जो डी है 243D ये अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताता है। और वहीं जो है पंचायत को 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इसे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची और भाग 9 में जोड़ा गया था। पंचायत में 29 विषय शामिल है। तो भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को भी जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान का जो भाग आपका 9A जो है इसमें नगर पालिकाओं में 18 विषय हैं शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो इनमें से राजनयिक और सैन्य शक्तियां ये जो है राज्यपाल से रिलेटेड नहीं है। राजनयिक और सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि राज्यपाल के पास में। तो राजनयिक शक्तियां राष्ट्रपति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों पर बातचीत की जाती है और उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। सैन्य शक्तियां जो होती है ये भी राष्ट्रपति के पास में होती है। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। और भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति ये करते हैं राष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास में क्षमादान का अधिकार होता है। राज्यपाल मौत की सजा पर माफी नहीं दे सकते, केवल राष्ट्रपति ही मौत की सजा पर माफी दे सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अनुच्छेद 165 के तहत जो है राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो उसको ये महाधिवक्ता बना सकते हैं। तो ये चीजें हैं राज्यपाल के बारे में। गाइज ये हमारी स्पेशल ई बुक है, जीके स्पेशल ई बुक, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, इसके अलावा टॉपिक वाइज पूरा अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा। यानी कि जो आपका लेटेस्ट पैटर्न अभी बन रहा है TCS का, वो लेटेस्ट पैटर्न इसी ई बुक से आपका कवर हो जाएगा। जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। इसमें MCQ फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस डाले हमने 1500 के 1500 क्वेश्चंस, जहाँ से आपकी तैयारी बिल्कुल एडवांस लेवल की हो जाएगी। काफ़ी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, है ना। सारी चीज़ें अच्छे से कवर भी आप कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, काफ़ी कम प्राइस में अगर अभी आप परचेस करेंगे तो आपको मिल जाएगी। क्लियर है। जीके की सर्वश्रेष्ठ ई बुक ये है। आप अगर चाहें तो डेमो भी इसका चेकआउट कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन पर है। ई बुक वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको डेमो वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके डेमो चेकआउट कर सकते हैं, है ना। और वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कितनी एडवांस ई बुक है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। SSC और रेलवेज के एग्जाम के लिए स्पेशल है ये, है ना। तो आप सभी एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से आ रहे हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न के बन रहे हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड, DPSP से रिलेटेड। तो भाग 4 में अनुच्छेद जो 36 से 51 है, इसमें ये DPSP आपको देखने को मिलता है। और कल जो आपकी एग्जाम हुई थी, कल भी आपका ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था, DPSP वाला। तो DPSP जो है भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 दिए गए हैं।
ये जो सिद्धांत है देश में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज का फुल फॉर्म है। विधायिका और कार्यपालिका को कानून और नीतियां बनाने में दिशा निर्देश देते हैं। डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने में मदद करते हैं। डीपीएसपी देश में न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने का लक्ष्य रखते हैं। डीपीएसपी जो है मौलिक अधिकारों की तरह ही नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए राज्य जो है बाध्य नहीं है या नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय नर्तक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये तपन कुमार पटनायक इनका नाम है। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है जीता है। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है भारत में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। ये छऊ नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली है जिसमें मार्शल आर्ट, कलाबाजी और कहानियां कहने का मिश्रण होता है। ये जो पुरस्कार है छऊ जैसे पारंपरिक नृत्य रूपों के संरक्षण और संवर्धन में कलाकारों के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा पीएम 2024 में एक कोई योजना थी पीएम से रिलेटेड, उसके बारे में क्वेश्चन बना था। तो एग्जैक्ट तो क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया था, बाकी 2024 में भारत सरकार की जो नई योजना है उनके लिस्ट हम आपको बता देते ताकि जो भी क्वेश्चन होगा आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए पहली है बीमा सखी योजना, महिला बीमा एजेंटों की नियुक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है, शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच के लिए। पेन 2.0 योजना है ये। क्लियर है। पेन को सभी सरकारी एजेंसियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता बनाना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है जो कि मेधावी छात्रों के लिए बिना जमानत के शिक्षा का ऋण है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। ये प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि क्षेत्र में सुधार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। कृषोन्नति योजना जो कि आधुनिक खेती और किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएगी। कौशल ऋण योजना, छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक का ऋण, हर साल 25,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। और प्रधानमंत्री सोलर घर योजना, घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। तो ये कुछ योजना है, इन्हीं में से आई थिंक आपका बना होगा जो 2024 की स्पेशल है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? तो ये जो चित्रकारी थी ये इसमें ज्यामिति डिजाइन, मछली, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आकृतियां आदि है ना तरह की चित्रकारी की जाती थी। अब ऑप्शंस में आपको क्या मिला था उसी के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। बाकी डिटेल कवर करें यहाँ से कवर हो जाएगा, बाकी और भी चीजें आपकी। देखिए प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मिट्टी, धातु और पत्थर के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी। तो इन बर्तनों को धार्मिक, सांस्कृतिक और सौंदर्य उद्देश्यों के लिए सजाया जाता था। तो हड़प्पा अगर सभ्यता की बात करें हम, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। बर्तन की बात करें, बर्तन टेराकोटा मिट्टी के लाल और काले रंग के बर्तन होते थे और इन पर जो चित्रकारी की जाती थी ये ज्यामिति डिजाइन, मछली, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आकृतियां बनाई जाती थी इन बर्तनों पर। और तकनीक ब्रश या नुकीले औजार से चित्र इसमें बनाए जाते थे। वैदिक काल की बात करें जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें बर्तन जो थे ये पेंटेक ग्रे वेयर PGW और नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड है ना, जिसको NBPW बोला जाता है। इसमें जो चित्रकारी की जाती थी ये स्वास्तिक, सूर्य चिन्ह, लहरदार रेखाएं और ज्यामितीय आकृतियां इसमें चित्रकारी थी। इसकी तकनीक बर्तन पर पॉलिश और प्राकृतिक रंगों का उपयोग के साथ में। इसके अलावा बात करें मौर्य और शुंग काल की जो कि 321 से 73 ईसा पूर्व माना जाता है। तो यहाँ पर जो है बर्तन चमकीले लाल काले रंग के टेराकोटा व धातु के बर्तन होते थे और इन पर जो चित्रकारी की जाती थी वो देवी देवताओं की आकृतियां, पशु पक्षी, बेल बूटे और फूलों की डिजाइन बनाई जाती थी, है ना। बात करें गुप्त काल की जो कि 319 से 550 ईसा पूर्व माना जाता है। बर्तन जो थे ये मिट्टी, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन थे। इन पर चित्रकारी, धार्मिक प्रतीक, रामायण महाभारत की कहानियां और बुद्ध तीर्थंकरों के चित्र बनाए जाते थे। मध्यकालीन जो भारत है जो कि 8वीं से 17वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। बर्तन जो थे यहाँ पर ये चीनी मिट्टी, तांबा, पीतल और कांसे के बर्तन थे। इन पर चित्रकारी मुगल शैली के बेल बुटिया, इस्लामी, अरबी, फारसी डिजाइन और मोर, हाथी और फूलों की आकृतियां उकेरी जाती थी, है ना। मीनाकारी, नक्काशी और सोने चांदी की जड़ाई इसमें भी तकनीक का यूज होता था। तो ये कुछ आकृतियां हैं जो कि हमने बता दी है। अब आपसे प्राचीन वाली कौन से पूछी थी, आपको आई थिंक आइडिया काफी हद तक यहाँ से लग गया होगा। आगे के लिए भी आप अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हल्दिया त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हल्दिया जो त्योहार मनाया जाता है ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश में
जो लाहौल क्षेत्र है यहाँ पर मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है लाहौल, याद रखिएगा। हल्दा त्योहार इसका नाम है, जो कि आपको याद रखना है। ये जो हल्दा त्योहार है नए वर्ष का स्वागत करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक सबसे बड़ा उत्सव है, जो कि लाहौल क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर मनाया जाता है। लाहौल की सबसे प्रत्याशित घटनाओं में से एक हल्दा महोत्सव, जो अपने विदेशी ड्रिंक, सम्मोहक नृत्य प्रदर्शन, आनंदपूर्ण परिवार एकीकरण और जीवंत सांस्कृतिक समारोह के साथ एक यादगार अनुभव प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 2024 में बैडमिंटन का कोई चैंपियनशिप हुई थी, उसमें किस राज्य को हराया था, किस राज्य ने? इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चंस का पूरा फॉर्मेट सही नहीं मिला है, इसमें आधा अधूरा क्वेश्चन है, फिर भी हमने कुछ हद तक इसका आंसर देने की कोशिश की है। जैसे कि कर्नाटक जो है यहाँ के है एम रघु और हरियाणा की है देविका सेहवाग। इन्होंने 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी 2024 में। इसमें इन्होंने क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है दोनों ने, है ना। तो ये हरियाणा की और कर्नाटक के, इन्होंने दोनों ने जीते महिला और पुरुष का खिताब। किसको हराकर जीता ये भी आगे क्लियर करेंगे। 86वीं राष्ट्रीय जो बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन हुआ था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इसकी मेजबानी कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 20 से 24 दिसंबर 2024 तक कर्नाटक का जो बेंगलुरु है यहाँ पर की गई थी। फाइनल में कर्नाटक की टीम ने रेलवे को 3-1 से हराकर इब्राहिम रहीमतुल्लाह कप जीता और ये 47 साल के अंतराल के बाद में कर्नाटक का दूसरा खिताब था। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो फाइनल में हरियाणा ने गुजरात को 3-2 से हराकर गुलाब राय चड्डा कप जीता है। तो ये चीजें आपकी यहाँ से आई थिंक क्लियर हो चुकी है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका बना होगा। चलिए, और अगला जो क्वेश्चन है ये रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से है। समीकरण संतुलित करने से जुड़ा एक क्वेश्चन आपका पूछा था। तो संतुलित जो समीकरण है ये है आपका H2O2 अभिक्रिया करके H2O बन रहा है आपका, और संतुलित जो समीकरण बनेगा ये 2H2 बनेगा, 2H2 प्लस O2, है ना, अभिक्रिया करके 2H2O आपका ये आपका आएगा। तो इस तरह से आई थिंक आपका होगा जो भी होगा। तो हमने पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखकर पूरे बता दिए किस तरह से आपकी एग्जाम में आज क्वेश्चन पूछे गए थे। वो आपको काफी हद तक आइडिया लग चुका होगा, क्योंकि हमने सारा का सारा आपको पेपर पूरा का पूरा कवर करवा दिया है। और करंट अफेयर जो पूछे 2023 का करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा इन क्वेश्चंस को 2023-24 के। हमने ये जो ई बुक डाली है इसमें 2023 के 24 के क्वेश्चंस भी अपडेटेड है, और जो हमारी टेस्ट सीरीज है SSC-GD वाली, उसमें सारा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा 24 का 23 का। तो आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये SSC-GD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 के प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। अगर अभी आप परचेस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल नोट्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आपकी जो एग्जाम के लिए आप जो चीज़ें करेंगे वो काफ़ी हद तक यहाँ से आपका स्कोर इंप्रूव आप कर पाएंगे। तो एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा। ये नंबर है हमारी RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये भी सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी, जो कि लेटेस्ट है और अप टू डेटेड जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी प्रिपेयर्ड है। ये RRB NTPC के लिए जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ये भी सिर्फ 79 के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। तो इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। और ये हमारी MP एग्जाम के लिए स्पेशल है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MPSI, MP ग्रुप 4, उन सभी की, तो इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की। तो सबसे पहले हिंदी को कवर करेंगे। गाइस, हिंदी का जो क्वेश्चन है ये पूछा गया वृक्ष का पर्यायवाची। तो वृक्ष का जो पर्यायवाची है ये क्या होता है? तरु, अगम, पेड़, पादप, विटप, है ना। इसके अलावा दरख्त, साखी, द्रुम और वही, ये सारे जो है वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। इन्हीं में से आपका एक बना होगा एग्जाम में, जो भी होगा वो। कोयल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया तो कोकिला, काकपाली, बसंत दूत, सारिका, कुहकिनी, वनप्रिया, श्यामा, पीक और कोकिला परमृत, ये सारे कोयल के पर्यायवाची नाम है और ये वृक्ष के पर्यायवाची नाम है। तो हमने दोनों आपको बता दिया है। अब इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपको ऑप्शंस में मिला था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो गद्यांश आपका एक आया था, एक गद्यांश आया था जिससे 5 क्वेश्चन आपके बने थे। इसके अलावा विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन बने, और ये संध्या नहीं है, संज्ञा है ना, संज्ञा। संज्ञा से आपका 1 क्वेश्चन बना है। तो स्पेलिंग मिस्टेक, इसके लिए माफी चाहेंगे। ये पर्यायवाची में भी स्पेलिंग मिस्टेक है, 3 क्वेश्चन इससे बने हैं। संज्ञा से आपका 1 क्वेश्चन बना है, और तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं बहुवचन से। तो बहुवचन से क्वेश्चन नहीं था। वाक्य शुद्धि से आपके 3 क्वेश्चन बने। मुहावरे से 1 से 2 क्वेश्चन है आपका। पेरा जम्मल से 1 क्वेश्चन है आपका, है ना। तो ये टॉपिक है जो कि आपके हिंदी में पूछे गए हैं आज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मैथ्स की। तो मैथ्स की अगर अपन बात करें, मैथ्स में ये तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, अंकित मूल्य वाला, ये परसेंटेज वाला, छूट वाला। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20, 40 और 75 की 3 क्रमागत छूट है तो क्या होगा, इस तरह से ये चीजें थी। ये क्वेश्चंस इतना ही पता है जिन्होंने बताया है,
तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि काफ़ी ईजी है और काफ़ी कम टाइम में आप आई थिंक बना लेंगे, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। प्रतिशत जो है इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए और प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन है। इसके अलावा SIC से 2 क्वेश्चन है, एवरेज से आपके 2 क्वेश्चन है, DI नहीं था, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन है, LCM SCF से 3 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन है, रेशियो से 1 क्वेश्चन था जो कि कैलकुलेटिव था, है ना, आप याद रखिएगा। पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन था आपका, ट्रेन से 1 क्वेश्चन था, इसके अलावा आयु से नहीं था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे और रेशियो से 1 क्वेश्चन था आपका। वहीं रीजनिंग में बात करेगा इस ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन था आपका, क्लियर है। और डाइज जो थे इससे 2 क्वेश्चन थे डाइज से। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 थे, सिलोज्म से 1 था, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज और काउंटिंग फिगर, बेसिक नंबर, इनका आइडिया नहीं है, अगर आया होगा तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, बाकी हमें नहीं मिला है ना। फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन था, आकृति से 2 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट जो था इससे 3 क्वेश्चन सीधे सीधे बैक टू बैक बने थे। इसके अलावा कथन निष्कर्ष से 1 था और पजल वाले 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर हमने जीके का आपको पूरा का पूरा कवर करवा दिया, 20 के 20 क्वेश्चंस। हिंदी के भी काफ़ी अच्छे तरीके से सारे के सारे टॉपिक आपको बता दिए हमने। मैथ्स में भी पूरे टॉपिक हमने बता दिया किस तरह से आपकी चीज़ें पूछी गई, और रीजनिंग में भी काफ़ी हद तक आपको बताने में कोशिश की है कि कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए। तो यहाँ पर आपके आज के जो 4 टॉपिक 4 सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चंस जो है वो हमने कवर करवा दिए हैं। आई थिंक आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आगे के पैटर्न को समझने में। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताने की कोशिश करें, ताकि हम वहाँ पर आपको बता पाएँ जो भी आपका डाउट हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।